हेलो स्टूडेंट्स। तो अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। देखो, जब अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना शुरू किया था तो मैंने 3 पॉइंट बताया था आपको। पहला पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। दूसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर पॉइंट चार्ज सिस्टम। और तीसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। तो दो वाले पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी अपन कर चुके हैं। थर्ड वाला पार्ट अपने को पढ़ना है। थर्ड वाला पार्ट समझ लेते हैं जरा क्या है। तो थर्ड वाला पार्ट हेडिंग लगा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। तो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये समझते हैं जरा, ठीक है। तो वैसे ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही वहां पे इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आने वाले हैं, बट जेई और नीट दोनों में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो मैं पहले फॉर्मूले लिखूंगा जैसा कि हर बार लिखता हूं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं। पहला फॉर्मूला देखो किसका, देखो अपन ने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा, फिर मल्टीपल चार्ज के लिए पढ़ा। तो वो दोनों कहानी तो अपन यहाँ पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में पहला सिस्टम आ रहा है स्फेरिकल शेल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्फेरिकल यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर लिख देता हूं, समझ जाना। अब होलो स्फीयर मैंने आपको समझा रखा है किस किस सिचुएशन में आप होलो स्फीयर बोल सकते हो। अगर कंडक्टिंग सॉलिड है तो उसको भी होलो के जैसा ही ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है। अब होलो स्फीयर में क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये होलो स्फीयर बना दिया मैंने, प्लस क्यू चार्ज इसको दे दिया, तो ये यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता है अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आर लेस देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और आर ग्रेटर देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखता हूं मैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं बता चुका था, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो फील्ड लाइंस होती है ना, उन्हीं फील्ड लाइंस के कारण जो है ये पोटेंशियल एनर्जी आती है। मतलब आपको समझ आ गया होगा कि इसके अंदर जो अंदर वाली सिचुएशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आने वाली है, 0। तो ये वाले इसके करस्पॉन्डिंग में यू इन लिख देता हूं, यू इन क्या आने वाली है, 0। यू इन 0 क्यों? क्योंकि अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। अब यू आउट क्या होगा, मींस अंदर में तो कोई चार्ज ही नहीं है ना। यू आउट इनर, ये जो यू इन आई है ना वो तो आ गई 0, और यू आउट जो आएगी वो आती है के क्यू स्क्वायर बाई 2r। कैसे आती है उस पर नहीं जाना अभी, अभी आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। मींस ये जो एनर्जी आई है ना अंदर वाली, मींस ये एनर्जी कहां से कहां तक होगी, r इक्वल टू पूरा स्पेस, कौन से स्पेस की एनर्जी है, 0 से r तक की, और फिर r से इंफाइनाइट तक की एनर्जी ये है। मींस ये तो है इनसाइड द स्फीयर होलो स्फीयर, और ये है आउटसाइड द होलो स्फीयर। यू इन जो मैंने 0 लिखा है ना, ये कहां से कहां तक है, फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। मींस इसको लिखा जा सकता है इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। इनसाइड द स्फीयर जो है इनसाइड दी होलो स्फीयर, ठीक है। इनसाइड दी होलो स्फीयर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0। और ये वाली एनर्जी आती है फ्रॉम r इक्वल टू r से लगा के r इक्वल टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये इसको लिख सकता हूं मैं आउटसाइड दी होलो स्फीयर, ठीक है। ये वाली जो एनर्जी आई है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी कहां है, आउटसाइड दी होलो स्फीयर। ये जो होलो स्फीयर है ना, इसके बाहर में, बाहर वाले रीजन में, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे पूरा स्फीयर की जो एनर्जी आती है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, टोटल एनर्जी मिला के, ठीक है। अब टोटल कितनी हो जाएगी, अगर टोटल काउंट करूं तो टोटल कितनी होगी, यू इन प्लस यू ओ। तो जो टोटल करोगे ना, अंदर वाली 0 बाहर वाली कितनी आएगी, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो आपको समझ आ गया होगा टोटल एनर्जी कितनी आनी है, यू। तो ये यू जो टोटल आएगी ये आएगी के क्यू स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। तो आपको तीनों पैटर्न पे पता होना चाहिए कि अंदर में कितनी आ रही है, बाहर में कितनी आ रही है, और टोटल कितनी आ रही है, ठीक है। कैसे आई उस पर नहीं जाना भी कि ये सर ये के क्यू स्क्वायर बाई 2r किस टाइप से आया, उस पर मत जाओ भी, ठीक है। इसका डेरिवेशन में बता दूंगा
लास्ट में, ठीक है। तो जिसको देखना है डेरिवेशन वेट करें, बस अभी याद रखो जो इसका पोटेंशियल एनर्जी आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको सेल्फ एनर्जी भी बोला जाता है। एक वर्ड और यूज किया जा सकता है इसके लिए, सेल्फ एनर्जी। मींस इस चार्ज के कारण इस स्फीयर की जो एनर्जी आई है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको एक नाम और दिया जाता है सेल्फ एनर्जी, ठीक है। तो ये तो मैंने निकाला किसके लिए, होलो स्फीयर के। सेम कहानी सॉलिड स्फीयर में भी है, तो लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। अब ये जो सॉलिड स्फीयर होगा उसके कारण जो सेल्फ एनर्जी है वो कितनी आएगी। अगेन इसको सेल्फ एनर्जी नाम भी दिया जा सकता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोला जा सकता है। अब सॉलिड स्फीयर है तो ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग ही होगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, ये आपको समझ लेना है कि ये नॉन कंडक्टिंग है। इस पे भी टोटल चार्ज मान लिया मैंने Q चार्ज है और R क्या है, इसका रेडियस है। अब मैं नहीं लिख रहा ऐसा रेडियस R, सब समझ जाओगे। Q तो क्या है, चार्ज ऑन स्फीयर, एंड R क्या है, रेडियस। तो यहाँ पे अगर पता हो आपको तो R लेस देन R पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, R लेस देन R पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ R अपॉन RQ, और R ग्रेटर देन R पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाई R स्क्वायर। सेम वैसा ही पॉइंट चार्ज की जैसा या फिर तो यहाँ पे U इन जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है। U आउट, अगर आप देखोगे तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इसका और इसका एक जैसा है, तो बाहर वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है ना U आउट, वो दोनों की सेम रहेगी। तो U इन, तो ये हो गई KQ स्क्वायर बाई 2R, और U इन जो है वो होगी KQ स्क्वायर बाई 10R, ठीक है। अब आपको इसका डेरिवेशन पे नहीं जाना कि आएगा कैसे, डेरिवेशन में लास्ट में बता दूंगा दोनों का, आप फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। अब ये वाली टर्म जो है आउटसाइड में सेम क्यों है, आउटसाइड में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम सेम है क्या, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो जीरो, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नॉन जीरो आ गई। तो ये वाली टर्म तो आ गई मेरे पास इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर, और ये वाली जो टर्म आई है ये कहां आई, आउटसाइड दी सॉलिड स्फीयर, एसएस बोले तो सॉलिड स्फीयर। अब अगर मुझे टोटल कैलकुलेट करना है तो टोटल करने के लिए क्या करूं, दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल कितनी आ जाएगी, U इन प्लस U आउट। तो आउटसाइड इनसाइड का तो KQ स्क्वायर बाई 10 है, आउटसाइड का कितना आ गया KQ स्क्वायर बाई 2R। सोल्व करोगे एलसीएम कितना आ गया, यहां सोल्व करो तो एलसीएम तो 10R आ गया, तो ये आ गया KQ स्क्वायर प्लस 5 KQ स्क्वायर आ जाएगा, तो आएगा कितना 6 KQ स्क्वायर बाई 10R, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो जो टोटल एनर्जी आ गई यहाँ पे वो कितनी आ गई 3 KQ स्क्वायर अपॉन 5R, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहां पे इसमें मैं स्टार मार्क नहीं कर रहा हूं पर तीनों पैटर्न याद रखने हैं आपको, ठीक है। अंदर में कितनी आने वाली है, बाहर में और टोटल, ठीक है। तो अंदर बाहर टोटल तीनों पता होना चाहिए, होलो स्फीयर में भी और सॉलिड स्फीयर में भी। अब इससे रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स अपन कर लेते हैं। तो दोनों फॉर्मूले को मैंने कंबाइन करके यहाँ समझा दिया है नोट लगा के। क्या है देखो, इनसाइड में होलो स्फीयर में जीरो होगा, इनसाइड होलो स्फीयर जीरो, आउटसाइड में KQ स्क्वायर बाई R 2R, और टोटल में कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई 2R। इनसाइड में सॉलिड स्फीयर में KQ स्क्वायर बाई 10R, KQ स्क्वायर बाई 2R, आउटसाइड में टोटल हो गया 3/5 KQ स्क्वायर बाई R, ठीक है। डेरिवेशन में करवा दूंगा लास्ट में। क्वेश्चन क्या लिखा है देखो मैंने इससे रिलेटेड, ए स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब आपको लेना है कौन सा स्फीयर, होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर। शेल का मतलब होलो लेना है, ठीक है। उसका रेडियस R है और यूनिफॉर्मली चार्ज दिया गया है Q। तो लिखते हैं जरा सॉल्यूशन। ये होलो स्फीयर आ गया, इसको यूनिफॉर्म चार्ज दे दिया मैंने Q। शुरुआत में इसका रेडियस कितना है, R रेडियस है, ये सेंटर आ गया, ये रेडियस R हो गई, ठीक है। एक्सपेंडेड, अब ये एक्सपेंड करके रेडियस कितना बना लिया इसने 2R। अब एक्सपेंड कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस पर नहीं जाना, ठीक है। ये एक्सपेंड करके इसने कितना रेडियस बना लिया 2R। पहले R रेडियस था 2R, बट चार्ज में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को क्या पूछा है, फाइंड वर्क डन, वर्क परफॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन पूछ लिया गया। मान लो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत पे U1 मान लेता हूं, तो होलो स्फीयर का टोटल एनर्जी क्या आता है KQ स्क्वायर बाई 2R, ठीक है। अंदर में तो जीरो, फाइनल क्या आ जाएगा देखो KQ स्क्वायर बाई छोटू क्यू लिख दो यहाँ पे, छोटू क्यू KQ स्क्वायर बाई 2 इंटू 2R क्यों लिखा मैंने, 2 इंटू 2R इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो है रेडियस डबल हो गई ना, तो यहाँ KQ स्क्वायर बाई 4R हो गया सेल्फ एनर्जी, ठीक है। तो अब ये समझ लेते हैं जरा, पहला वर्क डन पे इलेक्ट्रिक फोर्स का पूछे,
तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्कडन क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू, मींस माइनस U2 माइनस U1, मींस ये आ गया U1 माइनस U2। तो U1 कितना है देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्कडन U1 कितना आ गया, KQ² r माइनस KQ² 4r। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, KQ² 4r। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्कडन है। पॉजिटिव आ रहा है क्या, और आपको पता भी पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है ना प्लस चार्ज, ए प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे बाहर की डायरेक्शन में ऐसे ऐसे लग रहा होगा क्या, और रेडियस भी बढ़ गई क्या, रेडियस बढ़ गई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन चार्जेस का, तो वर्कडन क्या आ गया, पॉजिटिव। अब अगर मैं पूछा, एक और पूछा मैंने एक्सटर्नल का वर्कडन, देखो यहाँ लिखा है एंड एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका वर्कडन का आंसर हो जाएगा डेल्टा यू सिंपल। तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस डेल्टा यू का ये वैल्यू है, तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, KQ² 4r। ठीक है, सोल्व कर लो चाहो तो, U2 माइनस U1 लगा के सोल्व करूंगा तो भी ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आया इसका मतलब मेरे को जो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पड़ रहे होंगे ना, वो अंदर की साइड में लगाने पड़ रहे होंगे ताकि ये चार्ज एक्सेलरेट ना हो। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया। और क्वेश्चंस लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है देखो, 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने और तीनों में सेम पैटर्न पे, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ टोटल एनर्जी का मतलब वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको अपन शॉर्ट में ईपी लिख देते हैं ना, वही मतलब है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3 सिस्टम बना है। पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला फर्स्ट वाले क्वेश्चन में R1 रेडियस है, ये वाला होलो स्फीयर है, ये वाला स्फीयर भी होलो स्फीयर है, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, रेडियस R1 R2 है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और नॉन कंडक्टिंग है। तो ये लिखा है नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर्स यूनिफॉर्मली चार्ज, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। पहला तो आपके दिमाग में ये आ सकता है सर यूनिफॉर्मली चार्ज क्यों है, सॉरी नॉन कंडक्टिंग क्यों है। अगर ये कंडक्टिंग होंगे तो फिर यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं रह पाएंगे ना, कंडक्टिंग होंगे तो ये चार्ज रिपल करेगा एक दूसरे को और फिर ये यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आप सेल्फ एनर्जी लिखते हो, सिस्टम का सेल्फ एनर्जी लिखूं, देखो सॉरी टोटल एनर्जी लिखो, तो टोटल एनर्जी जो होगा एक तो होगा सेल्फ के कारण और एक होगा म्यूचुअल के कारण। म्यूचुअल मतलब दोनों का इंटरेक्शन के कारण। ठीक है, इसका और इसका जो इंटरेक्शन होगा उसके कारण। तो यहाँ सेल्फ के कारण पहले तो दोनों का सेल्फ एनर्जी लिख दो। अब ये होलो स्फीयर है क्या, होलो स्फीयर है तो इसका सेल्फ कितना आ गया, KQ1² 2r1, तो इसका सेल्फ आ गया। ऐसे इसका सेल्फ कितना आ गया, KQ2² 2r2, ये इसका सेल्फ आ गया। ठीक है, ये तो सेल्फ एनर्जी आ गया। अब मुझे म्यूचुअल का भी लिखना है क्या, म्यूचुअल का क्या लिख दूं, म्यूचुअल का कैलकुलेट करना है तो इसको पॉइंट चार्ज मान लो यहाँ पे और इसको भी पॉइंट चार्ज मान लो यहाँ पे, तो क्या आंसर आ जाएगा KQ1 Q2 r। ठीक है, या फिर ऐसे लिखा जा सकता है कि ये जो Q1 चार्ज है ना, इस Q1 चार्ज के यहाँ सेंटर को पोटेंशियल लिख लो, इनटू ये Q2 से मल्टीप्लाई कर दो। मींस म्यूचुअल का ऐसे लिखा जा सकता है, इस पूरे चार्ज का यहाँ पोटेंशियल लिख लूं, तो वो पोटेंशियल कितना आएगा, मींस ऐसे लिखना चाह रहा हूं मैं म्यूचुअल का, Q इंटू वी से। ठीक है, तो Q2 इंटू उसका पोटेंशियल कितना आएगा, KQ1/r। ठीक है, तो इस टाइप से भी यही आंसर आएगा क्या म्यूचुअल का। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना। ऐसे सेम पैटर्न पे सेकंड क्वेश्चन सोल्व करता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, देखो पॉइंट चार्ज की कोई सेल्फ एनर्जी नहीं होती। ठीक है, देखो ये जो अपन ने सेल्फ एनर्जी पढ़ी है ना कंटिन्यूअस चार्ज के लिए, इसका मतलब क्या था, उस चार्ज को देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज को बनाने में जो वर्क डन हुआ होगा, तो इस वाले चार्ज को ये होलो स्फीयर वाले को बनाने में जो वर्क डन होगा, प्लस क्यू चार्ज लेके आया, फिर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो कुछ न कुछ वर्क डन हुआ होगा ना इस होलो स्फीयर को बनाने में। और अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज को बनाने में कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब सिस्टम शुरुआत में रहा होगा तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एक पॉइंट चार्ज ला के रख दिया शुरुआत में। आपको पता भी ना W1 0 होता है सिस्टम को बनाते हैं तो यहाँ पे जब होलो एक सिंगल पॉइंट चार्ज बनाए तो उसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा। ठीक है, बट जैसे सॉलिड स्फीयर बनाना हो या होलो स्फीयर, जैसे होलो स्फीयर बनाना है, प्लस चार्ज लेके आओ, इस प्लस पहले वाले प्लस को लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, फिर अगला प्लस लेके आओगे तो वर्क डन होगा इसके अगेंस्ट, फिर अगले प्लस में दोनों के अगेंस्ट में अगले प्लस अगला प्लस। तो इस टाइप से इसका डेरिवेशन भी करेंगे अभी अपन लास्ट में। ठीक है, तो अभी यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा था, यहाँ पे क्या होगा, वापस मैं टोटल एनर्जी लिखूंगा, तो टोटल एनर्जी किस किस के कारण आएगी, एक तो सेल्फ के कारण और एक म्यूचुअल के कारण। तो यहाँ पे जो सेल्फ एनर्जी आएगी वो सेल्फ केवल स्फीयर के कारण आएगी, पॉइंट चार्ज के कारण कोई सेल्फ एनर्जी नहीं आएगी, पॉइंट चार्ज की कोई सेल्फ एनर्जी नहीं होती। ठीक है, ये तो आ गई किसके कारण, स्फीयर के कारण। ये अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये एक स्फीयर है, स्फीयर को क्यू चार्ज दे दिया, उसका रेडियस r है और उसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पे इस स्फीयर का एनर्जी तो आ गया kq²/2r, बट इस पॉइंट चार्ज का कोई सेल्फ एनर्जी नहीं होगा क्योंकि पॉइंट चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं होता। दूसरा जब म्यूचुअल के लिखूंगा तो सेंटर पे इस क्यू चार्ज का सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, जो स्फीयर पे होता है, तो वापस जो मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ मैं q इंटू वी पैटर्न से लिख रहा हूँ, तो q इंटू वी, वी क्या लिखूंगा kq/r, ठीक है ना। तो q इंटू q, तो उस चार्ज सेंटर वाला चार्ज और वहां का पोटेंशियल कितना kq/r, जैसे ये वाला पैटर्न समझाया ना मैंने उसी टाइप से। तो यही इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। थर्ड वाला देखो, जब सेकंड वाला होगा सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो सरफेस पे पोटेंशियल या होलो स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे थ्रू आउट पोटेंशियल सेम होता है। थर्ड वाला देखते हैं जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग ट्राई करो जरा, आंसर गलत दोगे 100%, 100% बोल रहा हूं आंसर गलत दोगे। ज्यादातर बच्चे हैं 99% स्टूडेंट इसका आंसर गलत लिखेंगे। लिख लो जरा, मैं लिख देता हूं सेल्फ, वीडियो पॉज करो और लिखो आप जल्दी से। सेल्फ का लिखोगे, सेल्फ का सभी ने सही लिखा होगा, kq²/2r1 अंदर वाला रेडियस, बाहर वाला चार्ज q2, रेडियस r2, ये इतना तो सभी ने सही लिखा है, यहां तक मैं मानता हूं ये सभी ने सही लिखा, पर ये वाला जो म्यूचुअल वाला है ना सभी ने गलत लिखा होगा। और ये भी बता दूं क्या लिखा होगा आप लोगों ने, आप लोगों ने ये लिखा होगा kq1 q2 अपॉन r2 माइनस r1, ये गलत है, गलत, ठीक है। ज्यादातर बच्चों ने यही लिखा होगा मुझे पता है ना। तो क्या होगा देखो, पहले तो गलत भी लिखना आपको ताकि ये गलती आगे ना करो फ्यूचर में कभी भी, और ये गलती आप लोग करते रहोगे। kq²/2r1 क्योंकि ये लिख लोगे ना फिर नहीं करोगे, क्योंकि जब भी आप नोट्स पढ़ोगे तो गलती आपके सामने रहेगी कि आपने एक बार ये गलती कर दी तो अब आगे गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये सेल्फ वाली तो एजिलिटी सही है, बट जो म्यूचुअल वाली किस टाइप से लिखनी होगी देखो जरा। म्यूचुअल वाली है ना क्या है देखो, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था अपन ने उसी पैटर्न पे लिखेंगे, जरा ध्यान से समझना। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए ये जो अपन ने सेल्फ वाली तो लिख ली, सेल्फ वाली में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। म्यूचुअल में क्या लिखना है देखो, ये जो Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज पूरा का पूरा चार्ज स्फीयर पे है क्या, ठीक है। इस स्फीयर के कारण जो Q2 जो चार्ज है, इस Q2 चार्ज के कारण पूरे स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल सेम है क्या, ठीक है। तो मैं QV वाले पैटर्न पे लिख रहा हूं और ये जो Q है ये तो Q1 आ गया और ये पोटेंशियल kQ2 अपॉन R2 लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि पूरे स्फीयर के कारण अंदर पोटेंशियल, पूरे स्फीयर के कारण अंदर पोटेंशियल सेम है, मींस ये Q1 चार्ज जो है वो कितने पोटेंशियल पे है, पूरा Q1 चार्ज जो है, Q1 चार्ज कहां है, सरफेस पे, और वो सरफेस पे है, पूरी सरफेस पे, ये वाली इनर वाली सरफेस पे Q1 चार्ज है, और इनर वाली सरफेस पे अगर पोटेंशियल देखा जाए तो वो कितना होगा, kQ2 अपॉन R2। तो मैंने Q1 चार्ज लिख दिया, kQ2 अपॉन R2 लिख दिया। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर अंदर वाले से पोटेंशियल लिखूं तो उससे आंसर भी यही आने वाला है। ये सेल्फ और ये जो म्यूचुअल की है, अगर मैं अंदर वाले से लिखूं, ये यहाँ पे तो मैंने क्या किया था, जो Q इंटू वी से लिखा था मैंने, यहाँ Q1 कौन सा वाला चार्ज था, अंदर वाले स्फीयर पे, और बाहर वाले का पोटेंशियल लिख लिया। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं Q2 तो कौन सा वाला चार्ज आ गया, बाहर वाला, बट ये वाले स्फीयर का जो है, ये वाला स्फीयर जो Q1 वाला जो अंदर वाला इनर स्फीयर है जिस पे Q1 चार्ज है, तो इस Q1 वाले स्फीयर का बाहर सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, kQ1 अपॉन R2, क्योंकि इसका पोटेंशियल मुझे यहाँ R2 पे देखना है, मतलब मैं इस स्फीयर के बाहर चला गया, बाहर में kQ/r, तो यहां से देखो ये वाला और ये वाली टर्म दोनों सेम आ रही है, ठीक है। मींस म्यूचुअल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसी टाइप से आने वाला है, क्लियर है। तो इस टाइप से अपन ने तीनों क्वेश्चन सोल्व कर लिए। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी किस टाइप से कैलकुलेट की जाती है, इसको सेल्फ एनर्जी या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं जरा। नेक्स्ट एक टर्म आती है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है देखो, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो हेडिंग लिख देता हूं, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक इमेजिनरी वॉल्यूम ले लूं, तो उस इमेजिनरी वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को बोल दिया जाता है एनर्जी डेंसिटी। तो मैं लिख देता हूं शॉर्ट में ईपी का सभी लोग मतलब जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, इसी को एनर्जी डेंसिटी बोल दिया जाता है। अब एनर्जी डेंसिटी का अगर मैं यूनिट लिखूं
तो आपको पता ही है ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है क्या, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का अगर यूनिट लिखोगे तो जूल, एनर्जी तो जूल हो गया, वॉल्यूम मीटर क्यूब हो गया, तो जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब यहां से फॉर्मूला आता है, एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन जीरो की जगह क्या लिख दूंगा, एप्सिलॉन एम, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, डायरेक्ट कहां से आया उस पर नहीं जाना आगे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे मुझे एनर्जी डेंसिटी का कैलकुलेशन करना है ना, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट, जहां पे मुझे एनर्जी डेंसिटी का कैलकुलेशन करना है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ज्यादा कुछ कहानी याद नहीं रखनी इसमें, बस फॉर्मूला याद रखो। यूनिट लिखना चाहो तो जूल पर मीटर क्यूब। अच्छा, यहां से बड़ा ही मजेदार एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इजी क्वेश्चन, यूनिट एंड डायमेंशन का, बच्चे फंस जाते हैं उसमें। आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाती है या यूनिट पूछ ली जाती है। क्वेश्चन क्या होता है, देखो क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये पूछ लिया जाता है। तो अब आपको पता है ये एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर तो क्या है, ये तो एनर्जी। अब मुझे एनर्जी डेंसिटी का यूनिट बताइए, हाफ एप्सिलॉन, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी क्या लिखोगे, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ये आपको पता है क्या, जूल पर मीटर क्यूब। तो क्या ये एनर्जी डेंसिटी तो है, ये हाफ तो यूनिट कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, पहले ई नोट का यूनिट निकालेंगे, वही बड़ा खतरनाक सा आएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालेंगे KQ बाई R स्क्वायर, या जो भी फॉर्मूला लगा के, तो वहां से बड़ा ही लेंथी टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। बट अगर आप डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला याद होगा तो आपको एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का यूनिट डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखता हूं, जरा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर लिख देता हूं यहाँ पे। ये मान लो एक इनफाइनाइट वायर है, ये आ गया अपने पास क्या, इनफाइनाइट वायर, ठीक है। और इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है आपको, और आपसे क्या पूछा है, यहां से r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पे एक छोटू सा क्यूब रखा है, वेरी वेरी छोटू, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। और ये क्यूब जो है ना, इस क्यूब का साइड है a, क्यूब का साइड क्या बोल दिया मैंने, a, और साथ में a इज लेस देन r, ऐसा क्यों बोला गया है ये भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो कैलकुलेट टोटल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इमेजिनरी क्यूब, ये एक इमेजिनरी क्यूब है, ठीक है। इमेजिनरी क्यूब में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इमेजिनरी क्यूब। ये एक इमेजिनरी क्यूब है, इस क्यूब के अंदर कितना सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है। एनर्जी डेंसिटी से लगा देते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम क्या लिख दो इस क्यूब का, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब पता होगा ना, ए इंटू ए, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ, आर डिस्टेंस पे इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा आपको 2 के लैम्डा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इनफाइनाइट वायर तो मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं यहाँ पे इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इस ए क्यूब का मल्टीप्लाई कर दूं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर इनटू ए क्यूब। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये कंडीशन क्यों दी, अगर मान लो ये क्यूब बड़ा सारा हो जाता, मान लो ये क्यूब इतना बड़ा सारा क्यूब हो गया, ये बड़ा बड़ा सा क्यूब तो बना दो सही से, क्यूब आ गया, ये बड़ा बड़ा सारा क्यूब हो जाता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या दिक्कत आती मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग आता ना, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आता, फिर मुझे इंटीग्रेशन से आंसर निकालना होता, जो कि अभी नहीं करना है, ठीक है।
तो अपन ने छोटा छोटा सा क्यूब ले लिया। अच्छा अगर मान लो यही इनफाइनाइट वायर की जगह शीट होता ना, शीट होता तो आपको पता है शीट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है क्या, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर ये क्यूब छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े क्यूब का आंसर भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकता था मैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, भले कितना ही दूर चला जाओ, ठीक है। तो इस टाइप से अपन एनर्जी डेंसिटी पे क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन। एनर्जी डेंसिटी में बस ये सिंगल फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे जो है मैंने आगे नेक्स्ट मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर, तो उन दोनों के डेरिवेशंस में आपको एनर्जी डेंसिटी के बेसिस पे बता देता हूं कि जो होलो स्फीयर का सेल्फ एनर्जी आया था या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आया था, और सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आया था, वो किस टाइप से आया था, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, देखो क्वेश्चन कुल मिला के वही प्रूफ है, होलो स्फीयर का सेल्फ एनर्जी का प्रूफ है ये, ठीक है। तो ये होलो स्फीयर का प्रूफ बता रहा हूं, इसके बाद सॉलिड स्फीयर का प्रूफ बताऊंगा, लगभग 10 to 15 मिनट लगेंगे। कुछ बच्चे जो है नीट वाले स्टूडेंट्स इसको स्किप कर सकते हैं, और जेई में भी वही बच्चे जो एडवांस के लिए काम कर रहे हैं वो इनको देखें, बाकी स्किप कर सकते हैं जेई मेंस के वाले, ठीक है। जेई मेंस के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, बस नीट और जेई मेंस वाले स्टूडेंट क्या करें, इनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें बस, ठीक है, क्योंकि कभी फॉर्मूला आ गया तो लगा दो आप, बस क्वेश्चन कर लो। और मैंने जो 2-3 न्यूमेरिकल कराए हैं उनको अच्छे से कर लें, उसी से पैटर्न का कुछ न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत ट्विस्ट होकर आ सकता है, ठीक है। तो अब इसको डिराइव करते हैं अपन, ठीक है, ये जेई एडवांस के लिए ओनली। तो क्या है देखो किस टाइप से है स्फीयर, पहले तो ये समझ लेते हैं। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली। अब देखो यहां ये जो स्फीयर है, ये होलो स्फीयर बना दिया मैंने, इस होलो स्फीयर पे क्यू चार्ज लगा लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहां 2 तरीके से एक तो अंदर में मुझे पता करना है एनर्जी कितना होगा, एक मुझे बाहर में पता करना है कि इसका अंदर वाला एनर्जी कितना होगा और बाहर वाला एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो पहले मैं इनसाइड वाला एनर्जी पता करता हूं, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल, ठीक है। तो इनसाइड वाले पता करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्फीयर, तो एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं, देखो अभी मैंने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जो है एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्फीयर, तो एनर्जी डेंसिटी जो है, एनर्जी डेंसिटी वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम du अपॉन dv इक्वल टू du अपॉन dv लिख दिया मैंने, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। और आपको पता है अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्या, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जिसे मैं ये लिखता हूं du इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर इनटू dv, dv क्या है ये वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, तो du कितना आ गया, इंटीग्रेशन u कितना आएगा, टोटल एनर्जी du को इंटीग्रेट करने पे हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर dv। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो ये 0 आ गई क्या, मतलब ये अंदर वाली एनर्जी तो 0 आ गई, ठीक है। अब मैं बाहर वाली एनर्जी कैलकुलेट करता हूं, बाहर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, इनसाइड में तो 0 क्यों है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। अब आउटसाइड द स्फीयर की कैलकुलेशन करते हैं जरा, क्या आएगी आउटसाइड द स्फीयर में, वापस मैंने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लिया, du अपॉन dv इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। अब मुझे पता है बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, बाहर मींस यहां पे आ गया, मैं इस पॉइंट से यहां के यहां पे आ गया। अब ये पॉइंट अगर r डिस्टेंस पे है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा, बट मुझे ये पता है क्या कि ये जो स्फीयर है ना, पूरा के पूरे स्फीयर पे ये जो स्फीयर है प्लस q चार्ज का, इस सेंटर से अगर मैं r डिस्टेंस पे देखूं तो यहाँ पे ये सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर होगा, और मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए ओनली। तो मैंने ये जो ये पॉइंट लिखा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो du कैलकुलेशन करता हूँ, du इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर dv। अब इस पॉइंट पे dv कितना लिख सकता हूँ मैं, ये r डिस्टेंस मान ली, और r डिस्टेंस पे मैंने एक dr थिकनेस का एक स्फीयर बना दिया, dr का मतलब वेरी 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 स्मॉल। तो ये जो dr है, मैं यहाँ पे ये जो वॉल्यूम बनाया मैंने, ये नीलू, इस वॉल्यूम में क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, dr। अब इस dr वॉल्यूम में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट माना जा सकता है, तो इंटीग्रेशन du, तो यहाँ इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट e की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2k लैम्डा, सॉरी क्या होता है इसका फॉर्मूला, kq बाई r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्क्वायर, और dv क्या लिखूंगा, ये जो नीलू वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr। कैसे लिखा है, सरफेस एरिया इनटू विड्थ।
तो ये बाहर वाली जो एनर्जी वो कितनी आ रही है, देखो यहां से हाफ एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट बाहर आ गया, के स्क्वायर कांस्टेंट, क्यू स्क्वायर कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या बचेगा, देखो आर स्क्वायर ये रहा, और यहाँ बचा क्या 1/r स्क्वायर बचेगा dr। अब r की लिमिट कहां से कहां तक लगानी मुझे, आउटसाइड के लिए कैपिटल R से इनफाइनाइट तक। बाहर वाला है ना आउटसाइड, तो आउटसाइड वाला ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक है, जीरो से नहीं, कैपिटल R से इनफाइनाइट तक। तो ये कितना हो गया, देखो k का वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ स्क्वायर q स्क्वायर 4 पाई। अब ये r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूं -1/r, इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब लिमिट लगा देंगे अपन कैपिटल R से इनफाइनाइट तक। अब देखो ये जो है ना u, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो गायब हो जाएगा, ये 1/2 एज इट इज, तो यहाँ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q स्क्वायर, और यहाँ लिमिट लगाऊंगा तो -1/इनफाइनाइट -1/r, ठीक है। ये 1/इनफाइनाइट 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगेन q लिख दूं तो kq स्क्वायर बाई r जो है मेरा आंसर, kq स्क्वायर बाई 2r। और क्या मैंने डायरेक्ट रटने के लिए आपको जो बोला था, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था, वो यही था क्या, ये किस में आया मेरे पास, होलो स्फीयर में। होलो स्फीयर के अंदर में कितना आ गया, जीरो। अंदर में जीरो क्यों आया, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है क्या, बाहर में नॉन जीरो क्यों आया, क्योंकि बाहर में कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो इसी टाइप से अब अगले क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, अगले क्वेश्चन में किसका कैलकुलेशन करूंगा, सॉलिड स्फीयर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बस क्या चेंज होगा, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज, यहाँ होलो की जगह क्या लिख दूंगा मैं, सॉलिड, ठीक है, यहाँ सॉलिड लिख दूंगा, सॉलिड स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज क्यू, ठीक है। तो इस वाले सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पूरे स्फीयर पे चार्ज दिया है, प्लस प्लस चार्ज है यहाँ पे, ये प्लस प्लस चार्ज आ गया। अब ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, बाहर तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर है तो ऑब्वियसली आपको ये समझ लेना है कि नॉन कंडक्टिंग ही है, ठीक है ना, ऐसा नहीं सिर्फ कंडक्टिंग है तो बेटा वो होलो बन जाता है, और होलो के लिए तो अपन कर चुके हैं ना। तो ये सॉलिड में क्या होगा, देखो इनसाइड में क्या चेंजेस होंगे, आउटसाइड की कहानी तो ये एज इट इज रहेगी, इसीलिए तो मैंने नहीं मिटाई है। आउटसाइड में एज इट इज यही है, लिखना है तो लिख लीजिए, वरना स्किप कर सकते। अब इनसाइड में क्या चेंजेस होंगे, इनसाइड में जो है यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पहले तो क्वेश्चन वापस से लिखना आपको नोट्स में, ऐसा नहीं पूरा नीचे बस हल्का फुल्का लिख लिया, पूरा लिखना है एज इट इज क्वेश्चन, यहाँ होलो की जगह सॉलिड कर देना है, बाकी कोई चेंजेस मुझे नहीं लग रहा। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज q एंड रेडियस r, अंदर बाहर दोनों बताना है, ठीक है। बाहर वाली कहानी तो एज इट इज यही है, अंदर वाली चेंज क्यों होगी, क्योंकि अंदर में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाता है, तो अंदर वाली कहानी चेंज करता हूं जरा, ये जीरो नहीं आएगा। अब यहाँ आपको पता है अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, अंदर में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर होलो सॉलिड स्फीयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड kq स्मॉल r अपॉन r क्यूब होता है क्या, तो वो वैल्यू यहाँ रखूंगा, इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, बाहर वाला मिटा दूं क्या, बाहर वाला आपको वापस लिखना है, ठीक है। इनसाइड वाली कहानी लिख रहा हूं मैं, आउटसाइड वाली कहानी ये मिटा देता हूं क्योंकि ये एज इट इज सेम है। तो आउटसाइड वाली कहानी आपको वापस लिख लेंगे वीडियो में बैक जाके, ठीक है। मैं इनसाइड वाली कहानी सोल्व करता हूं क्योंकि इनसाइड वाला स्पेस है नहीं उधर, तो क्या हो गया, देखो इस टाइप से सोल्व करते हैं इसको। ये आ गया क्या, देखो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा मैं, u इक्वल टू, अब कौन सी टर्म बाहर आ जाएगी, एक टर्म इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या लिख दूं, kqr अपॉन r क्यूब, और ये dv की जगह क्या लिख दूं, 4 पाई r स्क्वायर dr। कहानी समझा देता हूं, देखो क्या है इसमें, किस टाइप से एलिमेंट लिया है, यहाँ पे r डिस्टेंस पे जाके ये एक dr विड्थ का एलिमेंट लिया होगा, ये dr विड्थ का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस dr, ये जो dr है ना, ये dr मान लिया, इसमें कितना एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी निकाल लिया। dr मींस dr इसलिए ताकि छोटा सा होगा विड्थ, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान सकता हूं kqr अपॉन r क्यूब। अब मुझे यहाँ लिमिट लगानी किसकी, छोटू r की, छोटू r 0 से कैपिटल R तक जा रहा है, कांस्टेंट अब बाहर लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ स्क्वायर भी लगाना हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट और dv, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आएगा k स्क्वायर q स्क्वायर r पावर 6 4 पाई, और ये r पावर 2 और r पावर 2, r पावर 4 dr, लिमिट 0 टू कैपिटल R, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको सोल्व करते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट, अगेन मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, इसको स्क्वायर q स्क्वायर 4 पाई r 6, और ये क्या हो गया, देखो r 5/5 हो जाएगा क्या,
R5/5 क्यों आया, इंटीग्रेशन अब आपको सबको आता होगा, ठीक है। अब कौन कौन सी टर्म गायब हो रही है देखो जरा, 1/4πε0 से ये 1/4πε0 यहाँ भी गायब हो जाएगा, 4πε0 4πε0 गया, ठीक है। R5 से यहाँ एक सिंगल R बचेगा तो 1/2 तो यहाँ बचा, ये 1/4πε0 एक टर्म ये बच गई, के बन जाएगा क्यू स्क्वायर। अभी R6 से एक सिंगल R बचा और 1/5, तो ये जो एनर्जी आ गई ना, ये आई है के क्यू स्क्वायर अपॉन 10R। मैंने लिखा है तभी के डायरेक्ट इनसाइड में तो ये आ गई के क्यू स्क्वायर बाई 10R। ये कौन सी एनर्जी है, इनसाइड में, ठीक है। आउटसाइड में कितनी आएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड दिस स्फीयर। अब ये मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ये आपको खुद से लिख लेना है, सेम एज, यहां लिख दिया क्या, सेम एज होलो स्फीयर। सर हम भी ऐसा ही लिख दें क्या, लिख दो, मानोगे थोड़ी, तुम यही तो लिखोगे, ठीक है। तो इस टाइप से लिख दोगे, इनसाइड का ये आ गया, आउटसाइड का ये आ गया, टोटल कितनी आ जाएगी, टोटल भी निकाल सकते हैं, वो टोटल तो मैं सब बता रखा हूं आपको, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने क्या किया, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इन दोनों की जो सेल्फ एनर्जी लिखाई थी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखाई थी, उसका मैंने डेरिवेशन कर दिया। अच्छा, ठीक है। अब एक मेथड से और डेरिवेशन करता हूं मैं, ठीक है। एक अलग मेथड है, ये तो एनर्जी डेंसिटी वाला मेथड आ गया, इसमें मुझे एनर्जी डेंसिटी वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जो दूसरा मेथड है उसमें एनर्जी डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दूसरा वाला डेरिवेशन देखो जरा, वो मैं अगेन किसके लिए कर रहा हूं, पहले होलो स्फीयर के लिए, ठीक है। सेकंड मेथड से होलो स्फीयर के लिए करता हूं जरा, तो होलो स्फीयर के लिए सेकंड मेथड से किस टाइप से आंसर आएगा जरा देखते हैं। यहाँ पे जो लिख देता हूँ वापस, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, अगेन होलो स्फीयर, ठीक है। तो किस टाइप से होगा देखो, होलो स्फीयर, सॉलिड के लिए भी कर सकते हैं, पहले होलो के लिए करते हैं फिर सॉलिड के लिए ट्राई करेंगे। तो किस टाइप से होगा देखो जरा, ये होलो स्फीयर है मान लो, ये आ गया अपने पास क्या, होलो स्फीयर, और इस पे क्यू चार्ज है, इस पे जीरो चार्ज है, पहले जीरो चार्ज आ गया होलो स्फीयर। अच्छा से स्फीयर नहीं बना, अब थोड़ा अच्छा बना, जीरो चार्ज। अब देखो वर्क डन क्या होता है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनफाइनाइट से चार्ज लाके जो सिस्टम बनाने में वर्क डन होगा। अभी सिस्टम पे अभी कोई चार्ज नहीं है, अब मैं यहाँ से इनफाइनाइट से कोई चार्ज लेके आ रहा हूँ और ये चार्ज यहाँ लेके आ गया, सबसे पहला चार्ज लाया होगा, जब पहला चार्ज लाने में मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, दूसरा चार्ज लेके आ गया यहाँ पे, तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, और मैं चार्ज को लगातार लेके आ रहा हूँ, और यहाँ चार्ज मान लिया अपन ने क्या, क्यू चार्ज हो गया है। किसी इंस्टेंट पे यहाँ कितना चार्ज हो गया, कोई इंस्टेंट पे यहाँ पे क्यू चार्ज हो गया एट एनी टाइम, पहले जीरो चार्ज आ गया, एट एनी टाइम टी, कोई टाइम पे टी चार्ज, टी टाइम पे जो है क्यू चार्ज हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस डी क्यू चार्ज को लेके आ रहा हूँ। अब इस डी क्यू चार्ज को यहाँ लेके आऊंगा तो कुछ न कुछ वर्क डन करना होगा, और आपको पता है जो एक्सटर्नल का वर्क डन होता है, जो भी एक्सटर्नल का वर्क डन होता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो इस डी क्यू को लाने में कितना वर्क डन करना होगा, इस डी क्यू को लाने में, यहाँ लाने में कितना वर्क डन करना होगा, ये तो आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन में पढ़ा ही होगा, ठीक है। यहाँ तक लाना है क्या मुझे, इस पॉइंट पे, तो मैं पहले तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बता दूंगा, सरफेस का पोटेंशियल। अब यहाँ क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। इस क्यू चार्ज के कारण सरफेस पे पोटेंशियल कितना आएगा, इस क्यू चार्ज के कारण सरफेस पे पोटेंशियल आएगा के क्यू भैया, तो आपको फॉर्मूला पता है ना, वीपी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इनफाइनाइट टू पी अपॉन क्यू। वर्क डन क्या लिखूंगा देखो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इनफाइनाइट टू पी इक्वल टू क्यू इनटू वीपी, इस टाइप से लिखा जा सकता है। ये तो आ गया अपना डेफिनेशन, ये वाला तो क्या हो गया, सिंपल डेफिनेशन है। तो अब मेरे को क्या करना है, यहां से डेफिनेशन से मेरे को इस सिस्टम को बनाने का वर्क डन चाहिए ना टोटल, तो अभी मैं कितने चार्ज को लेके आ रहा हूं, क्यू को, इसमें क्यू लेके आए थे, यहाँ पर डी क्यू लेके आ रहे हैं, तो डी क्यू लेके आ रहे हैं तो डी डब्ल्यू वर्क डन हो गया, ठीक है। तो डी डब्ल्यू वर्क डन हो गया, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल का वर्क डन, कहां से कहां तक लेके आ रहा हूं, इनफाइनाइट से पी, कितना चार्ज लेके आ रहा हूं, डी क्यू, वीपी यहां लेके आ रहा हूं ना इस डी क्यू चार्ज को, यहाँ पे कहीं भी मान लो, तो जब ये डी क्यू चार्ज यहाँ सरफेस पे आएगा, सरफेस का पोटेंशियल कितना, के क्यू बाई कैपिटल आर, ये आया वर्क डन। अब मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करूं, इसको इंटीग्रेट कर दूं, और वो जो टोटल वर्क डन आएगा वही क्या हो जाएगा, जो भी टोटल वर्क डन आएगा वही सेल्फ एनर्जी हो जाएगा इसका। तो देख लेते हैं जरा किस टाइप से होगा। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया देखो, वर्क डन टोटल इनफाइनाइट टू पी, तो इसको इंटीग्रेट कर दूं डी डब्ल्यू को, एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू पी, तो कितना आ गया इंटीग्रेशन में, डी क्यू के क्यू अपॉन आर, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, के अपॉन आर,
तो ये जो वर्क डन आया ना, यही पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाई जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी बराबर हो जाएगी क्या, एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू पी, तो कितना हो गया देखो के अपॉन आर, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू बचा यहाँ पे, अब क्यू का लिमिट 0 से कैपिटल क्यू तक जाएगा क्या, तो यू कितना आ गया देखो, इंटीग्रेट करोगे ना तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, तो आंसर आ गया के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ये तो इस टाइप से ये होलो स्फीयर का आंसर आ गया अपना, बट इसमें ये नहीं पता लग रहा है ये अंदर बाहर कौन सा है, बस टोटल सेल्फ एनर्जी आ गई। इसी टाइप से सॉलिड की भी निकाली जा सकती है वापस से, सेकंड मेथड था अपना, ठीक है। तो यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ, सेकंड मेथड से आंसर निकाला अपन ने, ठीक है। होलो स्फीयर का सेकंड, ऐसी पैटर्न पे सॉलिड स्फीयर का भी सेकंड पैटर्न से भी आंसर निकाला जा सकता है, बट जब सॉलिड स्फीयर बनाया गया होगा, सॉलिड स्फीयर को अलग तरीके से बनाया गया होगा, ठीक है। वो सॉलिड स्फीयर किस टाइप से बना होगा उसका भी सेकंड मेथड से अपन आंसर सोल्व करते हैं जरा, ठीक है। तो फाइंड आउट, बस यहाँ वापस क्या कर दूं मैं, होलो की जगह सॉलिड, ठीक है। अब इस सॉलिड का कैलकुलेशन करता हूं, कोई भी टाइम टी पे, अब वो सॉलिड अलग तरीके से बना होगा, सॉलिड जो स्फीयर बना होगा ना, सॉलिड स्फीयर किस टाइप से बना होगा देखो, पहले वो एक पॉइंट चार्ज आया होगा, फिर एक लेयर आएगी ये इस टाइप से, फिर अगली लेयर आएगी क्या, छोटी छोटी सी लेयर बढ़ती जाएगी, फिर अगली लेयर आएगी, तो इस टाइप से वो बनेगा। तो मैं मान लेता हूं किसी इंस्टेंट पे ये जो सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर थोड़ा बड़ा बन जा रहा है, ये सॉलिड स्फीयर, स्फीयर ही नहीं लगा रहा है तो अच्छे से बनाने के लिए ट्राई करता हूं, हाँ ठीक है, मान लेते हैं स्फीयर है, ठीक है, ये आ गया स्फीयर। तो इसमें क्या होगा, किसी इंस्टेंट पे मान लो ये इतना लेयर बन गया, ये लेयर बनता जा रहा है, इस टाइप से सॉलिड स्फीयर बनेगा। सॉलिड स्फीयर पे जो चार्जेस होंगे ना वो इस टाइप से बनेंगे क्या, इस टाइप से बढ़ते जाएंगे, यूनिफॉर्मली बनाना है ना मुझे, तो यूनिफॉर्मली तो इसी टाइप से बन सकता है ना। तो मान लो किसी इंस्टेंट पे ये बनते 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 सॉलिड स्फीयर इतना सारा बन गया और उसका रेडियस हो गया स्मॉल आर, कितना हो गया, स्मॉल आर रेडियस हो गया। अब ये जो स्मॉल आर है वो वैल्यू स्मॉल आर 0 से बढ़ते 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 कैपिटल आर तक पहुंच रहेगा। तो अब इस डीक्यू को लाने में, अब इस डीक्यू को लाके मैं रखूंगा कहां, इस डीक्यू को लाके यहाँ सरफेस पे ही तो रखूंगा ना, तो सरफेस का पोटेंशियल लिखूंगा वापस से, ठीक है। और यहाँ पे अभी सुन लो ध्यान से, यहाँ पहले क्यू चार्ज आ गया था, अब भी क्यू चार्ज आ गया क्या, ठीक है। तो ये डीक्यू को लाने में कितना वर्क डन होगा, अब देखो जरा वापस से हम कहानी डीडब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क डन डीक्यू के क्यू आई आर, ठीक है। बट यहाँ ये जो कैपिटल आर आया था ना, यहाँ कैपिटल आर नहीं, यहाँ की क्या आएगा स्मॉल आर, ठीक है, यहाँ स्मॉल आर आ गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ भी क्या आ गया स्मॉल आर। अब यहाँ ये कांस्टेंट तो है नहीं जो बाहर आ जाए, यहाँ तो ये अंदर ही बना है, बट ये अब अंदर से मैं इसको कैसे हटाऊं, यहां से मुझे अब यहाँ इंटीग्रेशन करूंगा तो क्यू डी क्यू तो ठीक है, बट ये आर को भगाना भी होगा यहाँ से, तो ये स्मॉल आर कैसे लेके आया जाए, कैसे हटाया जाए स्मॉल आर। तो स्मॉल आर हटाने के लिए देखो क्या करता हूं मैं, यहाँ पे अभी कितना चार्ज आ चुका है, यहाँ कितना चार्ज आ चुका है अभी तक, प्लस क्यू चार्ज आ चुका, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ प्लस क्यू का पोटेंशियल ही तो लिखा ना के क्यू बाई आर। अब ये क्यू, ये जो छोटू आर है इसको किस टाइप से हटाया जाए, देखो मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखता हूँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या लिखूंगा, कैपिटल क्यू चार्ज 4/3 पाई आर क्यूब में है क्या, और ये जो स्मॉल चार्ज है स्मॉल क्यू वो कितने में है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में है क्या, ठीक है। अब मैं यहां से किसको हटा देता हूं, ये जो आर है ना, यहां से 4/3 आर को हटाना है, क्यू को हटाए तो भी दिक्कत है, एक काम करते हैं अपन क्यू और डी क्यू दोनों को हटा देंगे, आर के लिमिट लगा देंगे, क्यू को हटाना मुझे आसान लग रहा है। तो यहां से देखो क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, ये आ गया। तो मैं यहां से डी क्यू अपॉन डी आर क्या लिख सकता हूं, क्यू कांस्टेंट आर क्यूब कांस्टेंट 3r स्क्वायर डी आर। तो डी क्यू की जगह क्या लिखा जा सकता है, क्यू की जगह तो ये लिख दूंगा, और डी क्यू की जगह क्या लिख दूंगा, क्यू 3r स्क्वायर डी आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। मैंने क्यू भी हटा दिया, डी क्यू भी हटा दिया, डी क्यू की जगह डी आर आ जाएगा, और फिर मैं स्मॉल आर की लिमिट लगा दूंगा। तो देखो ये यू क्या आ गया, देखो यू जो है के तो बाहर है, के कांस्टेंट है बेचारा, आर तो वापस वो चला गया, क्यू की जगह आ गया क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये तो छोटू क्यू आ गया इनटू डी क्यू, डी क्यू की जगह क्या लिख दूं, क्यू 3r स्क्वायर डी आर अपॉन आर क्यूब अपॉन ये छोटू आर एज इट इज। अब देखो कौन कौन सी टर्म बाहर आ जाएगी, देखो यहां से अगर देखा जाए तो के तो एक ऑलरेडी बाहर है, ये क्यू, ये वाला क्यू और ये वाला क्यू मल्टीप्लाई हो गया, क्यू यहाँ 3 आ गया अपॉन आर 6 आ गया, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, आर स्क्वायर बचा है यहाँ पे,
नहीं आर स्क्वायर तो ये रहा, आर पावर 5 बचा, आर पावर 5 डी आर। अब आर की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से कैपिटल आर तक। तो यू क्या आ गया, देखो यू का जो वैल्यू है, अब यहां से यू का वैल्यू जो आ रहा है, सोल्व करते हैं जरा, जो सेल्फ एनर्जी आएगी के क्यू स्क्वायर 3 आर पावर 6, इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा यहां से, एक आर गायब भी होगा ना यहाँ पे, आर पावर 4, एक आर कहां से गायब हो गया, ये एक आर डिवाइड में भी तो ही है, ये इन तीनों को सोल्व करूंगा तो आर पावर 4 बचेगा। तो आर पावर 4 को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, आर पावर 5/5। तो आंसर आ गया क्या, 3/5, 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन 5 आर। ये जो आंसर आया ना, टोटल वर्क डन आया, मींस अंदर वाली ये टोटल वर्क डन हुआ होगा, टोटल सेल्फ एनर्जी आई है, ठीक है। ये जो सेल्फ एनर्जी आई है कौन सी आई है, टोटल सेल्फ एनर्जी। टोटल बोले तो बाहर वाली और अंदर वाली, इनसाइड प्लस आउटसाइड एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इनसाइड आउटसाइड दोनों एनर्जी आ गई है, सेल्फ एनर्जी निकाल ली अपन ने। तो इस टाइप से अपन ने होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर का दो तरीके से डेरिवेशन किया, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए अगर आप एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। पिछला वाला जो डेरिवेशन था एनर्जी डेंसिटी से किया था, उससे आपको ये पता लग रहा था कि अंदर में एनर्जी कितनी स्टोर्ड है और बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितनी एनर्जी आ रही है। बट यहाँ क्या है ना, अपन ने वर्क डन किया ना, टोटल वर्क डन, तो उसमें ये नहीं पता लग रहा कि बाहर में कितनी आई होगी। यहाँ तो अपन ने वर्क डन पता कर लिया कि मुझे इस सिस्टम को बनाने में टोटल इतना वर्क डन हुआ, बस, ठीक है। तो वही वर्क डन तो सेल्फ एनर्जी होती है ना, तो अपने को यहाँ इंडिविजुअली नहीं पता लग पा रहा, क्लियर। तो इस टाइप से अपन ने कर लिया। और ये जो क्वेश्चन है होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी का, इसमें मैं बोल रहा हूँ ये एडवांस वाले बच्चों के लिए है, दोनों मेथड से आप ट्राई करें, एडवांस वाले स्टूडेंट्स, बाकी वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं, थैंक यू।